Let me just see if anyone else has joined them. Okay, so we were talking about how overall it can be beneficial as well. The first thing that it can be beneficial in a way is that once the workers feel secure and they feel valued because of the conditions of work and the contracts, they will be motivated to work. And once they're motivated to work, they will give high productivity. And with that high productivity, what will happen is that they can actually bring about the best in them. And with that, the overall sales and profit of the business will increase. Okay. The second point was a safe working environment will reduce risk of accidents and time of work for ill health or injury. So if the workers, you'll provide them with the protective safety clothing and the overall safety conditions of the work would be good. So it would prevent any kind of accidents happening, and वो accident से क्या होता है, आपका time waste भी होता है, मतलब नुकसान तो workers का होता ही होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका काम भी तो रुक जाता है ना, बिकॉज वर्कर्स आर नॉट देयर, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. थर्ड इज कि अगर वर्कर्स आपके पास खुश होंगे और आप गवर्नमेंट के लॉज से अबाइड कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स, तो कोई कोर्ट केसेस, कोई फाइन्स कुछ नहीं होगा. तो इससे आपके एम्प्लॉयर्स के पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, वो किसी मुश्किल में भी फंसने से बचेंगे. Now, apart from that, businesses that make a policy of providing employment conditions and a healthy environment beyond legal requirements can adopt a high profile campaign to attract the best employees. अच्छा, ये बहुत होता है. Now, everyone, when we graduated, everyone wanted to be part of a multinational. उसका reason क्या था? Because everyone feels कि multinational का culture ये होता है कि आपको वो एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क इस तरीके का होगा कि आपको पैसे भी सही मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कंडीशंस ऑफ वर्क भी अच्छा होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको समझता भी है, पेड लीव्स भी होती हैं, मतलब एवरीथिंग दैट इज लाइक अ विश फॉर द एम्प्लॉय, वो सब चीजें वहां पे मिल रही होती हैं. तो इस वजह से जो भी पोटेंशियली बेस्ट बंदा होता है वो उधर काम करना चाहता है. तो हमारे पास यूनिलीवर है, पीएनजी है, एंग्रो है, एवरीवन विशेस टू वर्क ओवर देयर बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, बिकॉज ऑफ द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज. तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे होते हैं, दे एंड अप गोइंग टू दीज बिजनेसेस. ऑलराइट. Acha. And apart from that, the culture of the business will be looked upon as one that treat workers as partner in the business, equal in status and important to managers and shareholders. This will again reflect well on the firm and make it easier to attract and keep most effective staff. देखो, यहाँ स्टाफ की तो हमने बात कर ली थी कि भाई कल्चर बहुत अच्छा होगा, वर्कर्स को अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया जाएगा, उनको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, मैनेजर्स शेयर होल्डर्स को इज्जत दी जाएगी, तो एवरीवन वुड विश टू बी पार्ट ऑफ द कल्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट, कस्टमर्स भी आपके पास इस बेसिस पे आते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिनका कॉर्पोरेट कल्चर बहुत अच्छा है, और इन्होंने खुशी खुशी अगर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और किया है, तो एक्चुअली दे द प्रोडक्ट्स वुड बी वेरी एफिशिएंट. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स वुड फुलफिल योर सेटिस्फैक्शन. तो कस्टमर्स भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज आप फेसबुक पे देख लेते हो, तो अगर आप, आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल, बल्कि बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे जहन में आया. देयर इज दिस कॉफी रेस्टोरेंट, कॉफी वगैरह के नाम से. So that person writes a lot on social media, and a lot of people go to his business just because how he treats his employees. वो हर कुछ एक हफ्ते दो हफ्ते बाद ही मेक्स वीडियो वेयर ही शोज के एम्प्लॉयज के साथ मैंने यहाँ खाना खाया, एम्प्लॉयज के साथ मैंने. ऑन दिस बेसिस अ लॉट ऑफ कस्टमर्स विश टू सी द पॉजिटिव एनर्जी इन देयर बिजनेस, और वो समझते हैं कि भाई एम्प्लॉयज भी खुश हैं, एम्प्लॉयर भी खुश है.
तो यहाँ का वी डेफिनेटली नीड टू गो एंड ट्राई दिस। सही है। अच्छा, अभी तक एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। एनीवन नहीं सर। श्योर? कोई चीज अनक्लियर हो तो प्लीज आस्क मी। Not yet, sir, but after like when I'll go through the topic, अगर कोई question आएगा तो I'll ask you, ठीक है, in the group maybe. ऑल राइट, हाँ, अगर आप लोगों को देखो, व्हाट आई एम प्लानिंग इज, because now there are people who've joined in late और थोड़े से पहले वाले भी, I was planning that we take two classes, like two proper classes, Friday और Saturday को 10:30 से 12 के बीच में, and apart from that I give about two recorded lectures जो के मैं upload कर दूंगा। उसके अंदर आई वुड विश कि आप लोग अपने कुछ पास पेपर क्वेश्चंस मुझे दे दो, मतलब हर कोई अपने एंड से फॉर द लास्ट 5 to 6 years के क्वेश्चंस निकाल लो एंड आस्क मी हाउ शुड वी, लाइक हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें वो दे दो। कोई और क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक है दैट यू स्टडीड, सो आई विल मेक हाफ एन आवर 45 minutes रिकॉर्डेड लेक्चर, एक नहीं दो नहीं, जितने बोलोगे आई विल डू दैट। बस उसमें ये हो जाएगा कि एनीथिंग दैट इज अनक्लियर और एनीथिंग दैट इज लेफ्ट वो आपको बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो All right sir, we do that. फॉर दैट इट्स important that you read the chapters. So, sir, we are done with the topic for the third chapter, right? No, it's still left. ये the screen is stuck, that is why I'm waiting for it. Just give me a minute. अच्छा, the next part is the law, consumer rights and marketing behavior. अब देखो, लॉस तो हमने कुछ हद तक पढ़ लिए कि लॉस किस तरीके के होते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर राइट्स, so I told you that the consumers has a few rights as well जो कि बहुत जरूरी हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज टू फॉलो। वो लॉज क्या हो सकते हैं? वो लॉज ये हो सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट ना करे। कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्शंस। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है एंड देन दे आर एक्चुअली थ्रोइंग दैट थिंग टू द कंज्यूमर। अब आपको पता ही नहीं है कि एक मेडिसिन जो है वो मेडिसिन के अंदर क्या रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं। इट कुड बी कि वो कुछ रॉ मटेरियल्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर हम बोलें कि यार कोई वाइटामिन टाइप मेडिसिन दी थी किसी डॉक्टर ने एंड इवेंचुअली उस कंपनी की वाइटामिन्स में कोई और प्रोडक्ट, मतलब कोई और रॉ मटेरियल निकल आया विच इज नॉट गुड फॉर प्रोबेबली योर हेयर, योर स्किन, योर ओवरऑल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर जो है ये कंज्यूमर्स के अगेंस्ट चली गई ना बात, एंड दे विल हैव टू लाइक टेक चार्ज ऑफ दिस। मतलब उनके पास ये फुल अथॉरिटी होगी दैट दे कैन क्वेश्चन। सही है, और वो किससे क्वेश्चन करेंगे? दे कैन सू द एम्प्लॉयर ऑन दिस। अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो दे कैन सू द एम्प्लॉयर ऑन दिस। Manal and Iman, are you guys there? क्यों? I don't know why. Sorry, we're just waiting for two of them. Manal and Iman are saying that they can't join. I don't know why.
Okay, moving on. Now, when we say that individual customers are relatively weak and powerless against a large business with large marketing and promotion budgets, it is not easy for consumers to make good decisions when the power of advertising can be so influential. So what do we mean by power of advertising? We say कि कई दफा आपका प्रोडक्ट खरीदने का दिल नहीं होता, लेकिन एडवर्टाइजिंग इतनी स्ट्रांग होती है दैट दे फोर्स यू टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. अब उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग के अंदर दे शुड हाईलाइट द फैक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट. ये चीज जो होती है ना, कि भाई फॉर एग्जांपल यही कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं या व्हाट टाइप ऑफ प्राइस आर यू चार्जिंग, दीज शुड बी समवेयर देयर इन द एडवर्टाइजिंग ताकि आपको मसला ना हो. Second is products are becoming more scientific and technological, and it is difficult for consumers to understand how they operate and to assess the accuracy of the claims being made for them. अब आप बात करते हो कि आईफोन का ये वेरिएंट आ रहा है, एंड्रॉयड का ये वेरिएंट आ रहा है, but if they do not tell you the entire like processing speed और सारे उसके dimensions, सारे features, एक तो वो बताना जरूरी है, और उसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है that if you've introduced a new technology overall, तो उसको यूज कैसे करना है. मतलब people can not start off using it पहले से ही. दे नीड टू हैव अ गाइडलाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कि इसको किस तरीके से चलाना है. अगर ऐसा नहीं होगा तो यू विल इवेंचुअली हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये वाले जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं इसको किस तरीके से ओवरकम करना है. Third is selling techniques are becoming more pressurized and increasingly difficult for some consumers to resist. These include many offers of apparently cheap loans and consumer credit, which, if not studied very carefully, can commit consumers to paying off debt for many years. अच्छा, ये यूजुअली हम क्रेडिट कार्ड्स के लिए कहते हैं. अब आपको कोई भी बैंक फोन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल समवन who's वर्किंग समवेयर, या उनका अपना बिजनेस है या वो कोई भी काम करते हैं, तो बैंक से फोन आता है और वो कहते हैं जी आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें, आपको इस क्रेडिट कार्ड पे ये फायदा है और आपको तो बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इनिशियल फीस भी जो है वो यूं खत्म हो जाएगी. एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट देर आर सो मेनी हिडन चार्जेस दैट यू फील कि अगर आपने कोई 1000 रुपीज की ट्रांजैक्शन की है, सो यू विल इवेंचुअली बी पेइंग 1300 रुपीज फॉर दैट, because there are so many interest charges over on it कि आप वो भरते भरते you will feel that it was a wrong decision. तो बाकी जगह पे अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और एनी डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज में ये रूल है दैट यू टेल इन्फॉर्म देम एंटायर थिंग्स. ऐसा ना हो कि आप उनको कंप्लीट बात ना बताओ एंड देन यू से कि भाई ये क्या हुआ. All right. So other than this, the increasingly globalized marketplace is leading to increases in imported goods. Consumers may need protection from producer of goods that adopt different quality and safety standards from those existing in the domestic country. अब बहुत सारे गुड्स आपकी कंट्री में बाहर की जगह से आ रहे हैं, मतलब यू आर इम्पोर्टिंग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, फ्रॉम द यूके, फ्रॉम द यूएस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अब कंज्यूमर्स कहते हैं कि चलो हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का तो पता है व्हाट स्टैंडर्ड्स आर दे यूजिंग, बट इफ वी टॉक अबाउट कंट्रीज दैट इफ वी टॉक अबाउट, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज हैपेंड. ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपका ट्रेड बहुत आसान हो गया है विद डिफरेंट कंट्रीज. तो अगर ग्लोबलाइजेशन हो गई है और आप यू कैन ब्रिंग अबाउट कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ब्रिंग imports and export to different countries, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैव दे यूज्ड द स्टैंडर्ड्स यू वर एक्चुअली विशिंग टू. मतलब उनकी क्वालिटी वही है, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वही हैं जो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं. कंज्यूमर्स को इस बात का पता होना चाहिए, वरना ऐसा होगा कि उनके साथ लाइक उनको बताए बगैर किया गया है, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. All right. Now moving on, the increasingly competitive nature of most markets leads to some firm trying to take advantage of customers by reducing quality, service, guaranteed periods, and so on in order to offer an apparently low price and better deal.
तो आपको कई दफा ये बता दिया जाता है दैट देखो सेल लगी हुई है बट वी विल नॉट एक्सचेंज एंड वी विल दिस इज फॉर अ लिमिटेड टाइम और हमारे पास ये है वो है एंड इवेंचुअली यू सी कि देर आर सम डिफॉल्ट्स, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, कोई मसला है, इस वजह से वो प्रोडक्ट बेच रहे थे लेकिन उन्होंने तो आपको इस बेसिस पे बेच दिया कि भाई सेल लगी और आपने खरीद लिया। बट इफ दे आर नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि मसला क्या था, तो उन्होंने आपको चीट किया एज अ कंज्यूमर। दे हैव रिड्यूस्ड द क्वालिटी, दे आइदर दे हैव रिड्यूस्ड द सर्विस, कुछ ना कुछ गलत किया है एंड दे हैव सोल्ड इट टू यू जस्ट ऑन द बेसिस के प्राइस कम है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने ये प्रॉपर एक्ट्स एंड लॉज बनाए। ये देख लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया था जिसके 3 एम थे, मेन कंडीशंस थी। दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर फिट टू सेल, मतलब ये है कि उसके में कोई डिफेक्ट नहीं है, वो सेफ हैं टू बी यूज्ड। सेकेंडली दैट दे आर सूटेबल फॉर द पर्पस विच दे आर बॉट, भाई जिस पर्पस के लिए आपने गुड खरीदा है वो उसको फुलफिल करें। ऐसा ना हो कि वो उसी को फुलफिल ना कर रहे हो और आप बोलो कि भाई मैंने तो गुड खरीद लिया था बट इट्स नॉट एक्चुअली, इट वाजंट एक्चुअली अ राइट चॉइस। थर्ड इज दैट दे परफॉर्म इन द वे डिस्क्राइब्ड। देखो बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट पे देखते होगे या बहुत सारी चीजें आप टेलीविजन पे देखते होगे एज एडवर्टीजमेंट्स, but then when you actually purchase them you feel that they do not perform in the way they were described, like वो अपना इस तरीके से काम नहीं करते। तो अगर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैज दिस रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, वो इसलिए क्योंकि अगर उनको लगता है कि 5 दिन 7 दिन में आपने यूज करके देखा और वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, देन यू शुड इमीडिएटली रिटर्न एंड रिफंड। और अगर ऐसा नहीं होता तो यू कैन सू द एम्प्लॉयर। सही है। लेट्स मूव ऑन टू ट्रेड डिस्क्रिप्शंस, सॉरी। इनका एक्ट ये था कि देयर शुड बी नो मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ और क्लेम्स मेड फॉर गुड्स बीइंग सोल्ड। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई सर्फ एक्सेल जो है दैट विल कंप्लीटली रिमूव ऑल द स्टेन्स जिस तरह का भी हो, और आप इस बेसिस पे सर्फ एक्सेल ले आते हो, ठीक है, और पहले ही दिन आप देखते हो कि आपकी वाइट शर्ट पे एक चाय का धब्बा आ गया एंड यू कांट रिमूव दैट फ्रॉम सर्फ एक्सेल, so that tells you कि ये condition is not fulfilled because they made a misleading description that it can clean everything that is like कोई भी किसी भी तरह का वो आता है तो it will clean that or clear that. So you have to like abide by this कि भाई हम ये mention कर दें कि वो चीजें that can be removed will be removed by Surf Excel, then it's a proper claim, वरना the employee has all the right to sue you. थर्ड एक लॉ आया था यूके में, दैट वाज इन 1987, दैट वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वो क्या कहता था, वो ये बोलता था दैट फर्म्स दैट प्रोवाइड डेंजरस और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ एनी डैमेज दे कॉज। अगर कंज्यूमर को इनका ये प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट, डेंजरस प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ मसला होता है तो क्या होगा, द फर्म विल हैव टू पे फॉर इट। मतलब अगर अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उनको जेल हो जाएगी, दे हैव टू पे हेवी फाइन्स, प्रोबेबली लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। और अगर दे फील दैट देयर इज सम इशू लाइक कोई छोटा मोटा इशू हो जाता है आपको, सो यू विल हैव टू पे फॉर इट। ओके, सो अगेन आई थिंक समवन हैज लेफ्ट, पता नहीं क्या हो रहा है ये। आर यू ऑल प्रेजेंट है? सबको आवाज आ रही है? एक दफा बोल दो ओके सो दैट आई कैन कंटिन्यू, देयर सम लैग, पता नहीं क्या। जी सर। ठीक है, मनाल भी है। ओके, ईमान यू देयर नाउ? Yes, sir. कोई एक बंदे ने फिर लीव कर दिया, आई डोंट नो हु इज इट, द फर्स्ट वन हु जॉइंड, महा आई थिंक।
ओके, अभी तक कोई मसला तो नहीं है ना? एनी प्रॉब्लम विद दिस? ओके, अब इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज ऑन बिजनेस। अब भाई बिजनेस की कॉस्ट तो राइज कर गई, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन था, उनको ये डिस्क्रिप्शंस लिखनी थी, ये सब करना था, लेकिन दे हैड टू मेक श्योर कि वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन करें कि वो सारे हेल्थ और सेफ्टी लॉज को फॉलो कर सकें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर सकें, एक्यूरेसी ऑफ वेट एंड मेजर हो, कोई इस तरह का मसला ना हो, यू ट्रीट योर कंज्यूमर्स फेयरली, उनकी सारी कंप्लेंट्स को सुनो, कोई रिस्क ना हो आपको कि भाई कोई कोर्ट एक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली दिस रिक्वायर्ड अ चेंज ऑफ स्ट्रेटजी एंड कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब आपको अपने इंटरेस्ट से पहले यू हैड टू पुट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है? और सीनियर मैनेजर्स को इस बात का ख्याल रखना था कि भाई आप कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा वेटेज दो, देन ओनली योर फर्म कैन सक्सीड। क्योंकि अगर तो आपकी फर्म का नाम बैड पब्लिसिटी की तरफ आ गया, बिजनेस स्टडीज में याद रखो कि बैड पब्लिसिटी इज लाइक, बिजनेस स्टडीज में भी और बिजनेस करने में भी, कि एक दफा अगर आपका नाम खराब हो गया, सो यू विल नॉट सक्सीड, बिकॉज इतना क्विकली द न्यूज स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, कि आपका नाम जब खराब होता है देन इवेंचुअली यू गो ऑन टू बिल्कुल जीरो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज दिस रेस्टोरेंट इन जमजमा जिसका नाम था एरिजोना ग्रिल। वो रेस्टोरेंट एक टाइम पे बहुत, क्योंकि जमजमा वाज द लाइक स्ट्रीट जहाँ पे लोग बहुत पैसे, मतलब बहुत महंगे खाने खाते थे एंड बड़ी एलीट क्लास आती थी। उसके खाने पे पता चला कि वहां से कोई लोग आए थे एंड टू किड्स डाइड, आई थिंक टू किड्स डाइड, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मैं सही बता रहा हूँ या नहीं, लेकिन टू और थ्री पीपल डाइड आफ्टर ईटिंग द फूड। तो उनके ऊपर जब ओवरऑल पूरी एक कमेटी बैठी, उन्होंने इंक्वायरी की, तो पता चला दैट दे वर सेलिंग एक्सपायर्ड मीट। और जब ये हो गया तो उनको वैसे भी मतलब उनका लाइसेंस वाइसेंस भी ले लिया, लेकिन इतनी बैड पब्लिसिटी हो गई दैट वंस दे केम बैक आफ्टर ऑल दिस 6 महीने की इंक्वायरी, और उसके बाद तो उनकी सेल्स इतनी बुरी तरह हिट करी दैट दे नेवर केम बैक इनटू द सेम बिजनेस। ठीक है, और वो उनके अंदर बिकॉज लोग गए नहीं। तो दिस इज हाउ पब्लिसिटी, लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी और इवन पॉजिटिव पब्लिसिटी कैन स्प्रेड। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल करना होता है। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लॉ एंड बिजनेस कंपटीशन। अब एक पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट के लॉज होते हैं और बिजनेस कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो इट इज फ्री एंड फेयर कंपटीशन बिटवीन द बिजनेस, जिससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है। कंज्यूमर्स को देखो क्या फायदा होता है कि प्रोबेबली वन पर्सन यूजेस पैंटीन, वन पर्सन यूजेस हेड एंड शोल्डर्स फॉर देयर हेयर। तो कंज्यूमर्स को एक वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है अगर ज्यादा बिजनेसेस होते हैं। अगर एक ही बिजनेस डोमिनेट करेगा तो कंज्यूमर्स तो फंस जाएंगे। कंज्यूमर्स किस तरीके से फंस जाएंगे कि कंज्यूमर्स इस तरीके से फंस जाएंगे कि अगर उनको एक चीज, एक बिजनेस का आइडिया नहीं समझ आ रहा, तो दे विल हैव टू स्टिक टू दैट बिजनेस ओनली। ठीक है, उसी प्रोडक्ट, जैसे मैं के इलेक्ट्रिक का बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकेंड इज businesses have to keep prices as low as possible to be competitive। देखो बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन है तो आपको यू विल हैव टू फॉलो द प्राइसिंग लॉ एज वेल। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मर्जी से जो प्राइस चाहूँ चार्ज कर लूँ। नो, यू विल हैव टू चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्राइसेस आर चार्ज बाय योर कंपेटिटर। ज्यादा करोगे तो लोग डायरेक्ट बोलेंगे भाई हम तो उनका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो सस्ता दे रहे हैं। थर्ड इज बिजनेस compete by improving the quality, design and performance of the product। अब बिजनेस जो है अगर प्राइस पे भी करता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि हम इतना डिफरेंट और अच्छा प्रोडक्ट बनाएं उसी प्राइस में कि लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने आए। तो देखो इस सब से कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर द कस्टमर्स। तो अगर कस्टमर्स को अच्छी तरीके से सर्विस मिलेगी तो दे विल बी मोर देन हैप्पी। सही है।
Apart from that, competition between businesses within one country will also have external benefits. क्या external benefits हो सकते हैं? These firms will be more able to compete effectively with foreign firms, and this will help to strengthen the domestic economy. अब मैं बोलूं कि अगर एक स्कूल में मतलब एक क्लास के बच्चे आपस में बहुत अच्छी तरह compete करते हो, तो once I send them outside like किसी और स्कूल से compete करने को, तो they can, because वो इतने efficient और effective हो गए हैं कि they can compete. Similarly, जब domestic firms आपस में compete करती हैं, तो they can go on to compete with foreign firms as well. ठीक है, that is how you actually help. ठीक है, अब इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना दिए हैं जिससे कंपटीशन प्रमोट हो। सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट कहता है नो मोनोपलीज, और वो नो मोनोपली ऐसे होता है कि वो मर्जर को रोकता है। हमने पिछली क्लास में जब साइज ऑफ द बिजनेस पढ़ रहे थे तो हमने मर्जर्स एंड टेक ओवर्स पढ़ा था। तो देखो, अगर मर्जर हो जाता है तो आपका वो खत्म हो जाता है कंपटीशन। सो गवर्नमेंट एट टाइम्स ट्राई टू मेक श्योर कि इतने मर्जर्स ना हो रहे हो। गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद द मर्जर्स, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाता है, कंपटीशन भी कम हो जाता है, तो देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट। सेकंड इज लिमिट और आउटलॉ अनकम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस बिटवीन फर्म्स। तो अगर उनको नजर आता है कि फर्म्स ने आपस में कुछ ऐसा कार्टेल कर लिया है कि उन्होंने कंपटीशन खत्म कर दिया है, तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक पॉलिसी जिसमें ये कंपटीशन रहे। ठीक है, और वो ये चीज खत्म ना हो। नाउ देर कमिंग टू मोनोपलीज। देखो, हर टॉपिक का सब टॉपिक है। अब ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था इधर से, इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल मोनोपलीज, तो उसका सब टॉपिक इज मोनोपली। अब मोनोपलीज किस तरीके से बनाई जाती हैं? इफ यू कुड सी, मोनोपलीज आर क्रिएटेड बाय मर्जर और टेक ओवर। तो गवर्नमेंट एक्शन इज डायरेक्टेड, गवर्नमेंट एक्शन कैन आल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेटिंग कि भाई इस तरह की इंटीग्रेशन ना हो, बिकॉज इट इज नॉट रियली बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट कि ये वाली वो बन रही हो। और इवेंचुअली दे नो कि इनका दे will exploit the consumer, and once they exploit the consumer तो consumer का will suffer, और अगर कंज्यूमर सफर करेगा तो बेसिकली गवर्नमेंट को भी मसला होगा। दैट इज वाई आप इस तरीके की इंक्वायरीज बिठाते हो, कमीशंस बिठाते हो कि ऐसा ना हो। ठीक है, मोनोपली ज्यादा ना बनाई जाए और कंपटीशन एग्जिस्ट करे। अब ये कहते हैं कि हाउ डू मोनोपलीज डेवलप। मोनोपलीज इस तरीके से डेवलप करती हैं दैट इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस दैट आर देन लीगली पेटेंटेड to give the originator a monopoly in production. Although this reduces potential competition, patents are designed to encourage inventors and designers to develop original product ideas. पेटेंट एक चीज होती है, पेटेंट का मतलब होता है कि आपने अपना जैसे लोगो है, अपना नाम है, वो पेटेंट करा लिया। दैट मीन्स नो वन कैन यूज दैट। ठीक है, लेकिन अब जो है जब आप पेटेंट करा लेते हो तो कोई और यूज नहीं कर सकता, और जब कोई और यूज नहीं कर सकता, कैन यू गाइस हेयर मी प्रॉपर्ली? जी सर। All right, so now we're only left with 3 participants. Again, कोई चला गया है। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जब आप पेटेंट करा लेते हो ना, तो ये मसला होता है कि कोई और वो चीज नहीं कर सकता, और जब कोई और वो चीज नहीं कर पाएगा तो क्या मसला होगा कि जाहिर है मोनोपोली बन जाएगी। सेकंड वही है कि मर्जर्स और टेक ओवर्स के थ्रू मोनोपोलीज बन जाती हैं। थर्ड इज के लीगल प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट मे चूज टू प्रोटेक्ट इट्स कंट्रीज पोस्टल सर्विस बाय गिविंग इट अ लीगल मोनोपोली फॉर द डिलीवरी और लेटर्स। तो अब आप कोई लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हो जिसका मतलब है कि कोई और इस बिजनेस में नहीं आएगा। ये लीगल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करता है एक्चुअली, बिकॉज ये कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब होता है कि आप एक बिजनेस में, जैसे नया बिजनेस खोल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ,
बट उस रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में मसले हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में देयर आर बैरियर्स टू एंट्री इनटू दैट इंडस्ट्री। जैसे आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, रेस्टोरेंट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कर दी, बाइंग मतलब इक्विपमेंट खरीदना बहुत महंगा कर दिया, उसको एडवर्टाइज करना, ये बैरियर्स टू एंट्री मुझे प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। ठीक है, आपको ये मसला रहेगा कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आऊं जब मुझे पहले ही इतनी सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी टू एंटर ओवर हियर। ऑल राइट, सो दैट इज अ ह्यूज इशू। नाउ हाउ आर कंज्यूमर्स अफेक्टेड बाय मोनोपलीज? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि लोअर प्राइसेस इफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय मोनोपोलिस्ट रिड्यूसेस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर बहुत अच्छा कोई मोनोपोली होगी तो वो कहेगी भाई देखो हमें तो कम कॉस्ट आ रही है, हम कंज्यूमर को भी कम कॉस्ट पे ही प्रोडक्ट देंगे। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा। दूसरा, increased expenditure on new products and technical advances as the monopolist will be able to protect their position and make monopoly profit from the new ideas। एक बहुत सारे पैसे ना मोनोपोली कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दे कुड एंड अप प्रोवाइडिंग यू दोज गुड्स जो बाकी लोग नहीं दे रहे, विच कैन satisfy your needs and wants। ठीक है, इसलिए मोनोपोलीज कैन बी अ गुड ऑप्शन टू। लेकिन जब आप ड्रॉबैक्स की बात करते हो तो देर आर ह्यूज ड्रॉबैक्स। द फर्स्ट वन इज हायर प्राइसेस इफ द मोनोपोलिस्ट हैज सो लिटिल कंपटीशन दैट कंज्यूमर्स हैव नो ऑप्शन। ठीक है, अगेन कम बैक टू द एग्जांपल ऑफ के इलेक्ट्रिक। एक टाइम पे पीआईए के पास ये था कि आपके पास वही नहीं थी, एयरलाइंस ही नहीं थी, तो पीआईए वाज चार्जिंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी। आप कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि भाई ट्रैवल तो करना है, और ट्रैवल करना है तो क्या करोगे कि पीआईए को ही पैसे देते थे, और इतने ज्यादा पैसे देते थे कि जो डोमेस्टिक ट्रिप था कराची टू इस्लामाबाद, इट वाज मोर एक्सपेंसिव देन कराची टू दुबई। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो मोनोपोली में था। लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, अब आप यू हैव टू बी बाउंड कि भाई मैं इसी को ले सकता हूँ, देयर इज नो ऑप्शन। तीसरा है लेस इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लेसेंसी एंड लिटिल रिस्क ऑफ कंपटीशन। डर ही कोई नहीं है, उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि हमसे मार्केट शेयर छीना जा सकता है या कंज्यूमर्स कैन शिफ्ट टू एनी अदर ब्रांड, बिकॉज देयर इज नो अदर ब्रांड इन द मार्केट। कंज्यूमर्स बेचारों को घूम फिर के वापस इनके ही पास आना पड़ेगा, सो दे नो दिस एंड दे विल एक्चुअली यूज दिस इन देयर फेवर। नो इंसेंटिव फॉर द फर्म टू लोअर कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई जब डर ही नहीं है, उनको पता है जब कंज्यूमर्स ने हमारे पास ही आना है तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि भाई कॉस्ट कम करो। आपको पता है ज्यादा कॉस्ट आ रही है, ज्यादा पे दे दो और वो उस पे अपना प्लस प्रॉफिट रख के कंज्यूमर्स को बेच दो, वो तो खरीदेंगे, एफिशिएंसी जैसी भी हो। ठीक है, अब जो सेकंड सब हेडिंग थी वो थी अनकम्पेटिटिव और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहता था कि भाई अगर आप कोई अनकम्पेटिटिव हो रहे हो तो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट दिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट ट्राइड टू इंटरफेयर विद द फ्री मार्केट चॉइसेस एंड गवर्नमेंट इंटरवीन करता था। वो इंटरवीन इसलिए करता था ताकि ये मोनोपोली भी खत्म हो और वो जो अनकम्पेटिटिव नेचर आ रहा है वो कम हो। तो आइडेंटिफाई एंड एक्टिंग अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करता था रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, जरा ये देख लो। refusal to supply a retailer if they do not agree to charge the prices determined by the manufacturer। इसका क्या मतलब है that you like refuse, आप रिटेलर को मना कर रहे हो कि भाई अगर आपने हमारी प्राइस पे नहीं खरीद रहे तो हम आपको नहीं देंगे। Keeping prices high is clearly a disadvantage for the consumer, yet manufacturers can argue that it is an essential part of their branding of the product and helps to pay for extensive advertising and product development। अब आपने उनको बोल दिया, रिटेलर ने बोला कि भाई कंज्यूमर हमसे नहीं खरीदता, अगर आप महंगा देते हो तो हम क्या करें, मतलब हम कैसे करेंगे, और हमें तो मतलब सस्ता दो। तो इफ द मैन्युफैक्चरर uses the uncompetitive practice, he'll simply say कि नहीं खरीदता तो हम तो भाई सस्ता नहीं दे सकते because it cost us so high। ठीक है,
Second is full-time forcing. This is when a major producer forces a retailer to stock the whole range of products from the manufacturer, not just the really popular ones. If the retailer refuses, then even the popular items will be not supplied any longer. अब इसमें मुझे दो एग्जांपल्स फौरन जहन में आए. पहला आया पेप्सी एंड कोक. देखो ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं. अगर ये बोल देते हैं कि आप कोक वाला आया और उसने कहा देखो हम तुम्हें फ्रिज भी देंगे, हम तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी देंगे, तुम पेप्सी के आइटम नहीं रखोगे. दिस इज अनकम्पेटिटिव नेचर के भाई अब आपके पास कंपटीशन है ही नहीं. कई रेस्टोरेंट्स आप जाओ वहां देखोगे सिर्फ कोक मिल रही है. सिमिलरली कई दफा होता है कि यूनिलीवर और पीएनजी और ये वो बड़े बड़े ब्रांड्स कहते हैं कि आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स रखोगे और आप ये छोटे छोटे जो लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं रखोगे. अब भाई कोई आता है वो मांगने तो वो लोकल मेड प्रोडक्ट्स देता ही नहीं है. तो अगेन अनकम्पेटिटिव नेचर. तीसरा है मार्केट शेयरिंग एग्रीमेंट्स एंड प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट्स. This form of collusion involves forming a cartel between the firms concerned. दो फर्म्स ने आपस में मिलके या चार फर्म्स ने डिसाइड कर लिया कि हम मार्केट शेयर डिवाइड कर लेंगे. डिफेंस तुम्हारी जगह है, गुलशन मेरी जगह है. इससे हमारा प्राइसेस भी हम सेम रखेंगे. हम मार्केट भी इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि वी विल नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. और अगेन देखोगे तो एक एक तरह की मोनोपोली ही हो जाएगी. Then we have predatory pricing. जब एक major firm in an industry tries to block new competitors by charging very low prices for certain goods, इसको predatory pricing कहते हैं. अब मैं बोलूं कि यार यूनिलीवर के पास इतने सारे ब्रांड्स हैं तो वो क्या करता है, वो सर्फ एक्सेल को इतना कम पे रख देता है कि सब जाके सर्फ एक्सेल ही खरीदेंगे. एंड वंस एवरीवन बाय सर्फ एक्सेल तो क्या प्रॉब्लम होगी कि बाकी जो सर्फ थे वो गायब हो जाएंगे. मतलब बाकी सर्फ जाहिर है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते जब आपके पास इतना इशू रहेगा. सो अगेन अ प्रॉब्लम. तो गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश किया है. गवर्नमेंट ने ओवरऑल दे हैव ट्राइड कि हम कुछ इस तरीके से लॉज बनाएं दैट मेक ऑल ऑफ दीज एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस इलीगल. ठीक है, आप गवर्नमेंट की ये होती है कि आप कुछ ना कुछ इस तरीके के लॉज बना दें जिससे ये ना हो. जैसे सोशल ऑडिट्स है, चेकिंग ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सीएसआर क्या होता है? CSR is basically giving back to the society. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कॉर्पोरेट कंपनी का सोशली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो गवर्नमेंट यूजुअली जो है वो कहता है कि आप अपने एनुअल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस में ये शो करोगे कि आपने किस तरीके से सोसाइटी एज अ होल को हेल्प किया. ठीक है, आपने ये बताना होगा कि मैंने कोई ऐसी कोई एक सोशल ऑडिट होता है जिसमें ये दिखाना होगा कि भाई हम किसी ऑर्फनेज गए थे या हमने कोई प्लांटेशन एक्टिविटी की है विच इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? बिकॉज दिस चैप्टर इज लाइक अ बिग वन इन कंपैरिजन टू व्हाट वी स्टडीड अप टिल नाउ. और ये भी बता दो कि इफ इट्स गेटिंग टू मच देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. Yes, sir, if that's possible, can we stop here? Yeah, You because can ask Okay. everyone else to. if it's difficult to digest because meeting is also about to end in a minute. तो Okay, so are we ending? सॉरी, Are we ending the class? देखो इट डिपेंड्स. अगर तुम लोग चाहते हो तो हम 10 मिनट बाद वी कैन हैव अ 15 मिनट क्लास मोर और उसके अंदर वी कुड लाइक ट्राई टू एंड द चैप्टर. बट वो 10 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू. एंड इफ यू थिंक इट्स टू मच फॉर टुडे तो यहाँ रुक जाएंगे और मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर में बाकी चैप्टर को कवर कर दूंगा. If that's possible, it would be great, sir. All right, so we'll end over here and then I'll send you the recordings inshallah आज ही. ठीक है, Okay, और thank प्लीज, you. हाँ you're welcome. बस आज प्लीज ट्राई टू रीड द 2-3 chapters we've done.
सेंड योर क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप, मतलब वहीं ग्रुप पे भेज दो, पास्ट पेपर क्वेश्चन देख लो, ताकि आई कैन मेक दोज वीडियोस। आई वांट टू स्टार्ट विद देम, लेकिन व्हाट आई वांट इज कि आप लोग अपनी क्वेरीज भेजोगे, देन ओनली आई कैन सेंड दोज वीडियोस। ठीक है, आई विल मैसेज ऑन द ग्रुप टू, ताकि बाकी भी ऐसा कर लें। सही है, सो विल